नवाबों की शहर और अवध की नगरी राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में इमामबाड़ा, जो कि एक बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर में दर्ज। और कहा जाता है कि यह इमामबाड़े का निर्माण आसिफ दौला ने लगभग 1784 से 1794 के बीच में कराया था। और ये कहा जाता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण के रूप में बनाया था, इसके बीच में बनवाया गया था। और ये जो इमामबाड़ा है भूल भुलैया के रूप में आज भी इसकी प्रसिद्धि है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ के पर्यटक हैं वो आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। वो यहाँ पर लखनऊ में अगर आते हैं तो इस ऐतिहासिक धरोहर भूल भुलैया ज़रूर घूमते हैं। और ये कहा जाता है कि ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी कहानी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरानी निर्माण की शैली में एक विशाल जो गुंबदनुमा जो इमारत है इसको देखने महसूस करने लायक है, क्योंकि मशहूर हुसैन अली की शहादत की याद में ये बनाया गया था। और ये शहादत जो सामने है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है कि शहादत के रूप में जो उनकी कब्र है यहाँ पर मौजूद है। और ये मशहूर हुसैन अली की शहादत के लिए याद में बनाया गया था। और इसकी इमारत की छत की बात की जाए, लगभग 58 सीढ़ियाँ पूरी भूल भुलैया में है चढ़ने के लिए, और इनमें भ्रम भी डाला जाता है। और रास्ते में आते ही जो किसी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डालते ताकि अवांछित व्यक्ति से भटक जाए और बाहर ना निकल पाए, इसलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है। जो भी इसमें रास्ते में चढ़ता है उसमें कई दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा नहीं निकलने वाला, इसलिए लोग यहाँ पर भूल जाते हैं, इसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। और इस इमारत की कल्पना की बात की जाए तो कारीगर कमाल कह सकते हैं कारीगरों ने किया था, पूरी खूबसूरती इसको बनाया है। और ऐसे में झरोके बनाए गए जहाँ में मुख्य द्वारों में प्रविष्टि होने वाले हर व्यक्ति की पर नज़र रखी जा सके और झरोके में बैठे व्यक्ति को यह नहीं देखा जा सकता ऊपर बैठे तंग रास्ते, ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हवा और दिन का प्रकाश आता रहे। दीवारों की तकनीकी के अनुसार बनाया गया है ताकि कोई भी फुसफुसा अगर बात करे तो उसकी बात पूरी तरह से साफ दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं आसिफ दौला ने ये बनाया था भूल भुलैया, और साफ तौर पे कहा सकता है कि इतिहास में इस बड़े इमामबाड़े का यानी भूल भुलैया का नाम पूरी तरह से दर्ज है। और कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में कोई भी पर्यटक आता है, चाहे देशी हो चाहे विदेश से आए वो पर्यटक है, वो इस बड़े इमामबाड़ी यानी भूल भुलैया को देखने ज़रूर आता है, इसकी खासियतों को ज़रूर जानने आता है। क्योंकि व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति हो, जो पर्यटक हो, वो अकेले नहीं घूम सकता इस पर्यटक स्थल को। और उसके लिए यहाँ पर गार्डों की भी पूरी तरह से व्यवस्था है, जो कि पूरी एक एक चीज़ों को बारीकियों से बताने का काम करते हैं। नवाबों की शहर राजधानी लखनऊ में एक इसका जहां ऐतिहासिक पूरा इतिहास है, दूसरी तरफ एक राजनीतिक इतिहास भी है। और ये राजनीति के रूप में भी नवाबों का शहर माना जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री व लखनऊ से सांसद रह चुके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का इस लखनऊ का ये चौक चौराहा है जहां इससे बड़ा लगाव रहा है। और उनका लगाव खास इस राजा ठंडई की दुकान से है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक राजनीतिक अड्डा भी कहा जाता था। और ये कहा जा सकता था कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर इस दुकान में आया जाया करते थे और ठंडई भी पीना नहीं भूलते थे, चाहे वो उस वक्त प्रधानमंत्री हो चाहे वो सांसद हो, क्योंकि राजनीति की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से की थी। और तो जाहिर सी बात है कि राजधानी लखनऊ जब भी वो आते थे और यहाँ पर राजा ठंडई की दुकान पे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को देखते हुए यहाँ पर राजा ठंडई में उनके पिताजी राजा ठंडई के नाम से दुकान चलाई, उस समय मौजूदा उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद रहते थे। लगभग 4 पीढ़ी हो चुकी है इस दुकान को, जहाँ पर ठंडई का कारोबार आज भी होता है। और ये माना जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और सांसद लगभग 5 बार सांसद रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत यादें इस दुकान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की ये पसंदीदा
दुकान थी जो कि ठंडाई की दुकान है और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर इस दुकान पे आया जाया करते थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठते थे। और ये कहा जा सकता है कि हमारे साथ इस वक्त राजा ठंडाई की दुकान जो है इस समय उनके ओनर मौजूद है और लगभग 4 पीढ़ी से दुकान है। इनसे ही जानते हैं क्या इतिहास रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से शुरुआत की थी अपनी और ये माना जाता था कि वो यहाँ पर बैठ के राजनीति करा करते थे, राजनीति यहाँ पर चर्चाएं हुआ करती थी, वो अक्सर वो आया करते थे। जी हाँ, अक्सर आया करते थे और राजनीतिक चर्चाएं उनकी हुआ करती थी। ये चर्चाओं में हमारे अटल जी, टंडन जी, चौक के हमारे कवि लेखक नागर जी, अमृतलाल नागर साहब और विभूति शरण वर्मा, इस तरीके के लेखक और साहित्यकार लोगों के संग में इन लोगों की बैठक होती थी और काफ़ी लंबी राजनीति के ऊपर चर्चा होती थी। देश के विकास के ऊपर और राजनीति के ऊपर काफ़ी लंबी चर्चाएं होती थी। उस वक्त आपके पिताजी बैठते थे? जी हाँ, उस समय और ये माना जाता कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भी आते थे तो लखनऊ आते थे तो ठंडाई पीना नहीं भूलते थे। जब भी लखनऊ आते थे वो ठंडाई के शौकीन थे, ठंडाई बड़े प्रेम से पीते थे। राम आसरे की कचौड़ी हमारी ठंडाई के वो बहुत शौकीन थे, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उसके बाद ये कहा सकता है हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे साथ नहीं, तो आखिरी वक्त कब आए थे कुछ पता है आपको? लास्ट ठंडाई उन्होंने लखनऊ महोत्सव में पी थी और उसमें उन्होंने कविता भी मेरी ठंडाई पे ही पढ़ी थी। क्या स्वभाव के थे अटल बिहारी? क्या स्वभाव के थे, उन्होंने ठंडाई पे ही कविता पढ़ी थी कि ना शादी हमने पी और ना शादी में बारातें बहुत करी हैं, शादी तो नहीं करी लेकिन शादी पी भी नहीं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और सांसद भी रह चुके थे, वो उनकी यादें इस दुकान से बहुत जुड़ी है और राजधानी लखनऊ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और सांसद भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इस राजा ठंडाई जो कि चौक की मेन चौराहे पे ये दुकान बनी हुई है, यहाँ पर आना नहीं भूलते थे। जिस तरह से यहाँ पर आशीष त्रिपाठी जो कि इस राजा ठंडाई की चौथी पीढ़ी के रूप में इस दुकान को चला रहे हैं, उनका यह कहना था कि तमाम राजनेता जो कि राजधानी लखनऊ से सांसद के रूप में उतरे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो लालजी टंडन हो, चाहे वो ये कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी हो, सभी यहाँ लेखक साहित्यकार यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर तमाम बातों पे, राजनीति पे चर्चा हुआ करती थी और पूरी यादें जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की इन दुकान में संजोई हुई है। कैमरा पर्सन के साथ नितिन सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ की तीसरी ऐतिहासिक इमारत की बात करें तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो मेन कह सकते हैं कि पुराना लखनऊ के बीच में जो तीसरी धरोहर है वो है छोटा इमामबाड़ा। जो कि राजधानी यानी नवाबों की शहर के पहचान के रूप में भी दिखाया जाता है और माना भी जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, ये छोटे इमामबाड़े की ये तस्वीर है जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक भी है और इसकी कई महत्ताएं हैं। और लखनऊ में स्थित ये इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है, जिसमें निर्माण लगभग 1836 ईसा में हुआ था और कहीं ना कहीं इस इमामबाड़े का भी छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यही दफनाया गया था और इस इमामबाड़े में मोहम्मद अली शाह की बेटी और उनके पति का मकबरा भी बना हुआ है। और मुख्य इमामबाड़े की बात करें तो छोटी पर एक सुनहरा गुंबद बना हुआ है, जो आप तस्वीरें देख सकते हैं। छोटा गुंबद बना हुआ है जिसमें मोहम्मद अली शाह और उनकी मां का मकबरा भी समझा जाता है, क्योंकि मकबरे के विपरीत दिशा में सतकंडा नामक एक अधूरा घंटाघर भी बना हुआ है। और 1840 में अली शाह की मृत्यु के बाद यह निर्माण रोक दिया गया था और लगभग उस वक्त बात की जाए तो 36 मीटर ऊंचे इस घंटाघर की 4 मंजिल भी बनी हुई है। और मुहर्रम के बाद इस इमामबाड़े में आकर्षक सजावट दिखाई देती है। और यहाँ पर जो पर्यटन है, जो विदेशी पर्यटन है चाहे देशी पर्यटन है, अगर राजधानी लखनऊ में घूमने आते हैं तो एक बड़े इमामबाड़े के बाद इस छोटे इमामबाड़े में भी घूमने आते हैं, जो कि अपने आप में नवाबों के शहर में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मानी जाती है।
नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ में हम दूसरी ऐतिहासिक धरोहर की बात करें तो वो यहाँ पर घंटाघर, जो कि अब क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है, और ये राजधानी लखनऊ के पुराना लखनऊ है, जहाँ पर रूमी गेट है, तो वहीं दूसरी ओर ये क्लॉक टावर बना हुआ है, जो लखनऊ का घंटाघर, भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर यानी क्लॉक टावर ये जो बना हुआ है, ये माना जाता था। और इसे इतिहास में यानी ब्रिटिश वास्तुकला में सबसे पहले और सबसे बेहतरीन नमूने के तौर पे बनाया गया था। इसको लगभग 221 फीट लंबा ये जो क्लॉक टावर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक खास है, जो कि सबसे ऊंचे जो क्लॉक टावर के रूप में ये अवध में निर्माण किया गया था। ये अवध के 8वें जो नवाब थे, नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बनाया था। लगभग 1827 से लेकर 1837 के बीच में सर जॉर्ज कपूर के आगमन पर ये बनाया गया था, जो कि अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप जब आए थे, ये तब कहीं ना कहीं बनाया गया था। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ये माना जाता है। और राजधानी लखनऊ में या देश विदेश से कोई भी पर्यटक आता है तो जहां रूमी गेट घूमता है तो वहीं इस क्लॉक टावर को भी देखने आता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मानी जाती है खासियत यह है कि लोगों के माने तो यहाँ पर जो सामने क्लॉक टावर के ठीक ऊपर आप देखेंगे एक चिड़िया बनी हुई है, जो माना जाता है कि चोरों के अनुसार जो चोर थे वो कहीं ना कहीं इस सोने की चिड़िया को चुरा कर ले गए थे। और कहीं ना कहीं जिसके बाद ये कहीं ना कहीं क्लॉक टावर अपने आप में खूब खास रहा है। और लगभग 221 फीट का ये लंबा क्लॉक टावर भारत में सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। और भारी संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं घूमने आते हैं, तो इस क्लॉक टावर को भी जरूर देखते हैं। वो कि शहर कहे जाने वाले राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस वक्त हम सिर्फ उन पर्यटन स्थलों को, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को दिखा रहे हैं जो कि राजधानी लखनऊ में प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात की जाए राजधानी लखनऊ में जिसकी पहचान है और जिसकी पूरी राजधानी लखनऊ नवाबों के शहर से जो पहचान होती है वो है रूमी गेट। हमारे ठीक पीछे आप देखिए कि यहाँ पर रूमी गेट मौजूद है, और ये रूमी गेट ये लखनऊ में इमाम बाड़ा है उसकी तर्ज पे ये बनाया गया था रूमी गेट, जो कि जिसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के तौर पर ये कहीं ना कहीं बनाया गया था। और नवाब आसिफुद्दौला ने ये दरवाजा 1784 से 1786 के बीच में यानी कार्यकाल के बीच में ये बनाया गया, ताकि लोगों को रोजगार इससे मिल सके। और ये सिर्फ रूमी दरवाजा इसलिए बनाया गया था ताकि राजधानी लखनऊ के नवाबों के शहर के जो वासी है उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल सके। और वास्तु की बात की जाए तो अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्कीश गेटवे ऑफ भी कहा जाता है, ताकि तुर्कीश गेटवे ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। और ये रूमी गेट दरवाजा कंस्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है, और लगभग 60 फीट ऊंचा इसकी जो लंबाई है लगभग 60 फीट है। और ये जो रूमी गेट है वो कहीं ना कहीं नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ की पहचान के तौर के रूप में भी जाना जाता है।